सोचो, तुम अपने लिविंग रूम में बैठे हो। चारों तरफ स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, रेफ्रिजरेटर और शायद किसी कोने में एक पुराना रेडियो रखा है। इन सब गैजेट्स ने तुम्हारी लाइफ को आसान बनाया है। लेकिन कभी सोचा है, जब ये काम करना बंद कर देते हैं तो इनका क्या होता है? जब इनका यूजफुल लाइफ खत्म हो जाता है तो ये कहाँ जाते हैं? ज्यादातर लोग इन्हें या तो नॉर्मल कचरे के साथ फेंक देते हैं, स्टोर रूम में डालकर भूल जाते हैं, या लोकल कबाड़ी वालों को बेच देते हैं। जो काम हमें छोटा लगता है, वो असल में एक बड़ी एनवायरमेंटल और हेल्थ क्राइसिस को जन्म देता है। बढ़ता हुआ ई वेस्ट का पहाड़। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कहते हैं जो पुराने या काम के न रहे हों, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टीवी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। ये कोई आम कचरा नहीं होता। इनके अंदर छुपी होती हैं ऐसी केमिकल्स और हैवी मेटल्स, जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम, जो इंसानी सेहत और एनवायरनमेंट दोनों के लिए जहरीले हैं, अगर सही तरीके से हैंडल न किए जाएं तो। जैसे जैसे इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये इनविजिबल ई वेस्ट का पाइल भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2025 में इंडिया ने लगभग 2.2 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट किया, जिससे वो चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट जनरेटर बन गया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस वेस्ट का ज्यादातर हिस्सा मॉडर्न रिसाइकलिंग प्लांट्स में नहीं, बल्कि इनफॉर्मल बैकयार्ड वर्कशॉप्स में रिसाइकल होता है, जैसे सीलमपुर और मुस्तफाबाद दिल्ली, मुरादाबाद यूपी और भिवांडी महाराष्ट्र। यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोग बिना प्रोटेक्टिव गियर के क्रूड तरीके जैसे ओपन बर्निंग और एसिड बाथ्स का यूज करके गैजेट्स को तोड़ते हैं। ये तरीके सस्ते जरूर हैं, लेकिन जानलेवा भी। जहरीला धुआं हवा में छोड़ते हैं, जमीन और पानी को पोल्यूट करते हैं, और वर्कर्स के साथ साथ आसपास के लोगों की सेहत को भी खतरा पहुंचाते हैं। अगर तुम स्केल समझना चाहते हो तो ये सोचो कि 2017-18 में इंडिया सिर्फ 0.71 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट करता था। कुछ ही सालों में ये 150% बढ़ गया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक ये वॉल्यूम दोबारा डबल हो सकता है। सिर्फ 65 शहरों से 60% से ज्यादा ई वेस्ट आता है। मतलब क्राइसिस कुछ अर्बन सेंटर्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। इंडिया में 322 रजिस्टर्ड फॉर्मल रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं जो पूरा ई वेस्ट प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन असल में आधे से भी कम वेस्ट फॉर्मल चैनल से जाता है। बाकी सब इनफॉर्मल नेटवर्क्स में चला जाता है, जो रेगुलेटरी सिस्टम की आंखों से दूर होते हैं। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए हैं। 2016 के ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक कंपनीज पर डाली गई। 2022 में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। इसका सिंपल मतलब है, जो बनाता है वही संभालेगा। कंपनीज को हर साल अपने प्रोडक्ट्स का कुछ हिस्सा ऑफिशियली रिसाइकिल करवाना होता है। अगर वो टारगेट पूरा करते हैं तो उन्हें ईपीआर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, अगर नहीं करते तो पेनल्टी लगती है। 2023 और 2024 में इस सिस्टम को और रिफाइन किया गया। सीसीपीबी अब ईपीआर सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग रेगुलेट करता है, प्राइस रेंज सेट करता है जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे और फेक रिपोर्टिंग रोकी जा सके। 2025 में सरकार ने नॉन फेरस मेटल्स जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम को भी ईपीआर के दायरे में लाया, और टारगेट रखा कि 2026-27 में 10 से लेकर 2032-33 तक 75% तक रिसाइकलिंग बढ़ाया जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सब कुछ इतना सीधा नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर अभी भी ई वेस्ट हैंडलिंग में डोमिनेंट है, क्योंकि ये सस्ता, फास्ट और इजीली एक्सेसिबल है, चाहे हैजर्डस ही क्यों ना हो। ईपीआर का एनफोर्समेंट कमजोर है। फेक सर्टिफिकेट्स, वीक मॉनिटरिंग और पेनल्टीज का दर ना के बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी दिक्कत है। एडवांस ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग प्लांट्स की कमी है। फॉर्मल रिसाइकलिंग में एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं, जैसे सोफिस्टिकेटेड श्रेडर्स, बायोलीचिंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल मेटल्स जैसे गोल्ड, कॉपर और टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स को सेफली हैंडल करने वाले सिस्टम्स। ये सब महंगा पड़ता है, और कई रिसाइकलर्स को प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से आम कंज्यूमर्स भी इस प्रॉब्लम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लोगों को ई वेस्ट के डेंजर्स के बारे में बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है, और वो अक्सर पुराने गैजेट्स को म्युनिसिपल कचरे में डाल देते हैं। फॉर्मल कलेक्शन सिस्टम्स जैसे ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स या प्रोड्यूसर टेक बैक प्रोग्राम्स या तो लोगों को पता नहीं होते, या फिर इजीली एक्सेसिबल नहीं होते। जब ई वेस्ट को गलत तरीके से हैंडल किया जाता है तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। तसव्वुर करो, एक इनफॉर्मल वर्कशॉप में एक वर्कर सर्किट बोर्ड को आग पर गर्म कर रहा है ताकि थोड़ा सा कॉपर निकाल सके। जो काला धुआं हवा में उठता है, उसमें पर्टिकुलेट मैटर और हैवी मेटल्स होते हैं जो आसपास के लोग रोजाना सांस के साथ अंदर ले लेते हैं। धीरे धीरे ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, स्किन प्रॉब्लम्स और डीएनए म्यूटेशंस तक ले जाता है। एसिड बाथ से निकले टॉक्सिक स्लरी जमीन में घुस जाते हैं, ग्राउंड वाटर को जहरीला बना देते हैं, जो लोग पीने और खेती में यूज करते हैं।
खेतों की मिट्टी हैवी मेटल्स का सिंक बन जाती है, क्रॉप्स कैडमियम और लेड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पशु कंटामिनेटेड फॉडर खा लेते हैं, पूरा फूड चेन प्रभावित हो जाता है। इकोनॉमिक लेवल पर भी इनफॉर्मल रिसाइकलिंग ग्रीन इंडस्ट्री के ग्रोथ में रुकावट बनती है। अगर ये काम फॉर्मल तरीके से हो तो नए सेफ जॉब्स बन सकते हैं और इनोवेशन को बूस्ट मिल सकता है। डेटा सिक्योरिटी का भी इशू है। सोचो अगर एक पुरानी हार्ड ड्राइव बिना सही तरीके से वाइप किए ग्रे मार्केट में चली जाए तो उसमें से पर्सनल या फाइनेंशियल डेटा लीक हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड का रिस्क रियल है। इस सिचुएशन को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी गवर्नेंस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक अच्छा सोल्यूशन ये हो सकता है कि इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए, उन वर्कर्स को ग्रीन कॉलर टेक्नीशियंस के रूप में ट्रेन किया जाए, उन्हें प्रोटेक्टिव गियर दिया जाए और सेफ रिसाइकलिंग जोन्स में ऑर्गेनाइज किया जाए। उनकी रजिस्ट्रेशन को हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे इंसेंटिव से लिंक किया जाए ताकि ट्रांजिशन अट्रैक्टिव बने। ब्लॉकचेन जैसे डिजिटल टूल से हर गैजेट का जर्नी कंज्यूमर से रिसाइकलर तक ट्रैक किया जा सकता है, जिससे सिस्टम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनेगा। साथ ही इंडिया को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। डिसेंट्रलाइज्ड रिसाइकलिंग हब्स, एडवांस श्रेडर्स, इको फ्रेंडली बायोलीचिंग मेथड्स और नॉन थर्मल रिकवरी टेक्निक से रिसाइकलिंग सेफ और प्रॉफिटेबल दोनों हो सकती है। अगर ई वेस्ट को अर्बन माइंस माना जाए जहां वैल्यूएबल मेटल्स निकाले जा सकते हैं तो ये चैलेंज एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। कंज्यूमर्स को भी इस कहानी का हिस्सा बनना होगा। पब्लिक कैंपेन से लोगों को बताना होगा कि इनफॉर्मल रिसाइकलिंग उनकी ही सेहत को नुकसान पहुंचा रही है और सही डिस्पोजल का तरीका क्या है। स्कूल्स में सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को शामिल करके अवेयरनेस बचपन से बढ़ाई जा सकती है। इंसेंटिव्स जैसे रिवर्स वेंडिंग मशीन्स या पुराने गैजेट्स वापस देने पर डिस्काउंट्स लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। सस्टेनेबल ई वेस्ट स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजाइन और कंजम्पशन पैटर्न को भी बदलना है। मैन्युफैक्चरर्स को इनकरेज किया जाए कि वो ड्यूरेबल और रिपेयरेबल डिवाइसेस बनाएं, जैसे राइट टू रिपेयर लॉज के जरिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जो रिपेयर फ्रेंडली और रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हों। इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को बासिल कन्वेंशन जैसे एग्रीमेंट्स का सख्ती से इंप्लीमेंटेशन करना होगा, ताकि फॉरेन ई वेस्ट का डंपिंग ग्राउंड न बन जाए। आखिर में इंडिया का डिजिटल बूम और गैजेट्स की बढ़ती भूख एक बड़ा चैलेंज भी है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ई वेस्ट हमारे शहरों, मिट्टी और समाज को धीरे धीरे जहरीला बना देगा। लेकिन अगर सही तरीके से हैंडल किया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके इनफॉर्मल वर्कर्स को फॉर्मल सेक्टर में लाकर रूल्स इन्फोर्स करके और कंज्यूमर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाकर, तो ये सेक्टर ग्रीन जॉब्स, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पावर हाउस बन सकता है। वक्त निकल रहा है। आज के गैजेट्स कल का जहरीला विरासत न बन जाएं, इसके लिए अभी कदम उठाना जरूरी है।